पेज नंबर 56 का क्वेश्चन नंबर 159। क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 ईस्वी में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ? तो ये हुआ था 1911 ईस्वी में। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया। साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाए जाने की घोषणा की। घोषणा के अनुरूप बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया गया। उड़ीसा तथा बिहार को इससे अलग कर दिया गया। असम को एक नया प्रांत बनाया गया, जैसा कि उसकी स्थिति 1874 ईस्वी में थी तथा सिलहट को इसमें जोड़ दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कह रहा कि कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। तो ये हो जाएगा स्वशासन सुनिश्चित करना। इसका उद्देश्य क्या था? स्वशासन सुनिश्चित करना। एक्सप्लेनेशन देखें तो कांग्रेस ने स्वराज संबंधी प्रस्ताव पर सर्वप्रथम वर्ष 1905 ईस्वी में बनारस अधिवेशन में चर्चा की एवं वर्ष 1906 में कलकत्ता के अधिवेशन में प्रस्ताव पारित कर दिया गया। इस प्रस्ताव के साथ स्वदेशी बहिष्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव भी पारित किए गए। अगला क्वेश्चन है कि 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। तो डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलनों के उद्देश्य पर और कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस के विभाजन का एक प्रमुख कारण नरमपंथियों का अपने रणनीतियों, उद्देश्यों और आम जनता को अपने साथ रख पाने में असफल होना था। नरमपंथियों ने आम जनता के बीच काम नहीं किया। नरमपंथी राजनीति घटनाक्रमों के अनुरूप अपनी रणनीति में फेरबदल नहीं कर पाते थे। वे यह महसूस न कर सके कि उनकी उपलब्धियों ने ही उनकी रणनीति को अव्यावहारिक बना दिया। नरमपंथी और गरमपंथी के सोच और अनुमान पर पारस्परिक मतभेद के दृष्टिकोण और राष्ट्रवादी दृष्टिकोण दोनों से ही गलत थे। नरमपंथी यह समझ नहीं पाए कि सरकार गरमपंथियों के भय के कारण ही उनसे बातचीत कर रही है और गरमपंथी यह नहीं समझ पाए कि उनके संघर्ष में नरमपंथी उनके लिए कवच का काम कर सकते हैं। फलस्वरूप वर्ष 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया। अगला क्वेश्चन है कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। यह किसने लिखा? तो ये लिखा था W. हंटर ने। W. हंटर ने अपनी पुस्तक द इंडियन मुसलमान में लिखा कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। नेक्स्ट है, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई? तो ये 1924 ईस्वी में हुई। देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के उद्देश्य से अक्टूबर 1924 ईस्वी में युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया तथा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। संस्थापक थे सचिंद्र सान्याल, रामप्रसाद बिस्मिल, जोगेंद्र चंद्र चटर्जी तथा चंद्रशेखर आजाद। अगला, बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। तो ये की गई थी 19 जुलाई 1905 ईस्वी को। बंगाल विभाजन का प्रस्ताव 3 दिसंबर 1903 ईस्वी को ब्रिटिश संसद में रखा गया। इसकी औपचारिक घोषणा 20 जुलाई, यानी कि कुछ स्रोतों में 19 जुलाई है, तो 20 जुलाई या 19 जुलाई 1905 को की गई। इसका उद्देश्य बंगाल प्रेसिडेंसी में फैल रहे राष्ट्रवाद को विभाजित करना था। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। इस दिन को रविन्द्रनाथ टैगोर ने रक्षाबंधन के रूप में मनाने की सलाह दी। नेक्स्ट,
करजन वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्यु दंड दिया गया? तो ये किसको दिया गया? ये दिया गया था करजन वायली की हत्या के आरोप में मदन लाल धिंगड़ा को मृत्यु दंड दिया गया। करजन ने वायली की हत्या 1 जुलाई 1909 को लंदन में मदन लाल धिंगरा ने गोली मारकर हत्या कर दी। क्या है? करजन वायली की हत्या जो है 1 जुलाई 1909 को लंदन में मदन लाल धिंगरा ने गोली मारकर किया। वायली भारत मंत्री के एक बॉडीगार्ड के रूप में नियुक्त थे। 17 अगस्त 1909 को मदन लाल धिंगरा को फांसी की सजा दी गई। 166 है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत सरकार अधिनियम 1919 के आधार पर बनी। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए तो तत्कालीन भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू और वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारतीय परिषद अधिनियम 1919 का आधार बनी। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में पहली बार द्वैध शासन लागू किया गया। 167 न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड लेक श्रृंखला 1893 से लेके 1894 में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई। तो ये अरविंद घोष ने जो है इन लेखों के लेखक थे। अगर हम बात करें तत्कालीन भारतीय परिस्थितियों के कारण एवं कांग्रेस की साम्राज्यवादी शक्तियों के समक्ष ढुलमुल रवैया अपनाने के कारण अरविंद घोष ने अपनी लेख श्रृंखला न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड में कांग्रेस की आलोचना की थी। क्या है? मतलब जो परिस्थितियों के कारण हम कांग्रेस की साम्राज्यवादी शक्तियों के समक्ष जो ढुलमुल रवैया था उसके कारण ही उन्होंने आलोचना करी थी। फिर काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई? तो इसका आंसर हो जाए, ये दिया गया था राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां को। एक्सप्लेनेशन देखिए तो अक्टूबर 1924 ईस्वी में सचिंद्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल तथा चंद्रशेखर आजाद ने कानपुर में क्रांतिकारी संस्था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। इस संस्था द्वारा 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती जालकर सरकारी खजाना लूटा गया। यह घटना काकोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस कांड में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन लाल तथा राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी हुई, जबकि चंद्रशेखर आजाद फरार हो गए। फिर अगला है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेताओं में कौन थे? तो ये हो जाएगा भगत सिंह। बात करें काकोरी कांड के बाद पुलिस द्वारा चलाए गए दमन चक्र के फलस्वरूप हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA का अस्तित्व कुछ समय के लिए समाप्त हो गया, किंतु बाद में विजय कुमार सिंह, शिव वर्मा, जयदेव कपूर, भगत सिंह, भगवती चरण बोहरा तथा सुखदेव ने चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में HRA को पुनः संगठित करने का कार्य शुरू किया। सितंबर 1928 ईस्वी में फिरोज शाह कोटला मैदान में, जो कि दिल्ली में है, वहाँ पे चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में एक बैठक हुई, जिसमें HRA का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HSRA रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। तो इसको किसने लिखा था? तो ये बिस्मिल ने लिखा था। बात करें कि जो एक गज़ल है, इसकी पंक्तियाँ शायर बिस्मिल अजीमाबादी की थी। बिस्मिल अजीमाबादी का वास्तविक नाम सैयद शाह मोहम्मद हसन था। वर्ष 1901 ईस्वी में पटना से 30 किलोमीटर दूर हरदास बिनाहा गांव में पैदा हुए थे। यह गज़ल उर्दू में लिखी गई थी एवं वर्ष 1922 में अब्दुल गफ्फार की पत्रिका सबा में छपी थी। नेक्स्ट है प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कि रचयिता कौन है? तो ये उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त से एक से अधिक।
आगे है कि अगला क्वेश्चन है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, भगत सिंह। इंकलाब जिंदाबाद की रचना प्रसिद्ध कवि मोहम्मद इकबाल ने की थी, किंतु पहली बार इसे नारे के रूप में प्रयोग भगत सिंह ने किया था। इन्होंने इस नारे को चर्चित बनाया था, ना कि इन्होंने लिखा था। ठीक है, तो इंकलाब जिंदाबाद की रचना प्रसिद्ध कवि मोहम्मद इकबाल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी हुई थी? तो ये हुई थी 23 मार्च 1931 ईस्वी को। बात करें हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के 2 सदस्य भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके। दोनों को गिरफ्तार कर केंद्रीय असेंबली बम कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। बाद में HSRA के अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार कर क्रांतिकारियों के ऊपर लाहौर षड्यंत्र कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। वर्ष 1930 ईस्वी में लाहौर षड्यंत्र कांड का निर्णय आया, जिसमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई। 23 मार्च 1931 को तीनों को फांसी दे दी गई। उनकी फांसी के समाचार से संपूर्ण देश मृत्यु सदृश उदासी में डूब गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र कितनी थी? तो ये टोटल 21 साल से थोड़ा ज़्यादा थी। सोचिए, 21 साल में उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दे दी थी। फिर देखो, अगर इसका एक्सप्लेनेशन तो भगत सिंह भारत के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी थे। उनका जन्म सितंबर 1907 ईस्वी में हुआ। भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। इस प्रकार केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र 21 वर्ष से थोड़ा ज़्यादा थी। अगला है अनुशीलन समिति थी, तो ये थी एक क्रांतिकारी संगठन। अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन था। बंगाल में कुल 19 समितियों के होने के प्रमाण मिलते हैं। देखिए, अनुशीलन समिति देखो, मिदनापुर 1902 ईस्वी में, ढाका में अक्टूबर 1906 और कलकत्ता में जो है इसमें एक मार्च 1902 और 1902 में मार्च 1902 में सतीश चंद्र बसु शेखर बंदोपाध्याय की पुस्तक के अनुसार, और 1902 में जो हुआ था वो प्रथम नाथ मित्र अध्यक्ष, दूसरे थे जतिन नाथ बनर्जी बाघा जतिन और वरिंद्रनाथ घोष जिसे सुमित सरकार के अनुसार। अगर अक्टूबर जो ढाका में हुआ था वो पुलिन बिहारी दास सर्वाधिक संगठित किए थे, और मिदनापुर में स्थापना ज्ञानेंद्र नाथ बसु ने किया था। अगर हम देखें 1902 में सरल घोष का अखाड़ा, 1902 में कुछ युवकों द्वारा आत्मोन्नति समिति का गठन, और वरींद्र घोष एवं भूपेंद्रनाथ दत्त के नेतृत्व में 1906 में युगांतर यानी कि साप्ताहिक का प्रकाशन। हेमचंद्र कानूनगो ये कलकत्ता अनुशीलन समिति के सहयोगी एवं बम विशेषज्ञ। अगला क्वेश्चन है कि सन 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो ये सचिंद्रनाथ सान्याल ने की थी। अनुशीलन समिति की शाखा जो है 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना सचिंद्रनाथ सान्याल ने की थी। अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी। तो ये बनाई गई थी सूर्यसेन के द्वारा। चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना सूर्यसेन ने बनाई थी। चटगांव शस्त्रागार धावे को मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध सूरसेन ने आयोजित किया था। सूरसेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी IRA की स्थापना की थी। इसके सदस्यों में अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, लोकीनाथ, प्रीतिलता वाडेकर, गणेश घोष, कल्पना दत्त, आनंद गुप्त तथा टेगरा बल प्रमुख थे। 18 अप्रैल 1930 को सूर्यसेन ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की।
सूर्यसेन के नेतृत्व में IRA के सदस्यों ने चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण कर हथियारों पर कब्जा कर लिया। 22 मई 1930 को IRA के सदस्यों और सेना के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें 80 सैनिकों और 12 क्रांतिकारी मारे गए। 16 फरवरी 1933 को सूर्यसेन को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके ऊपर मुकदमा चला तथा 12 जनवरी 1934 को उन्हें फांसी दे दी गई। अगला है चटगांव शस्त्रागार धावे से कौन संबंधित है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा सूर्यसेन। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये हो जाएगा निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने किया था। अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में किया है। उनका मानना है कि अंग्रेजों को भारत अविलंब छोड़ देना चाहिए। जब तक अंग्रेज ऐसा नहीं करते तब तक उनके विरुद्ध विरोध प्रदर्शन करते रहना चाहिए। अगला है गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, तो ये कब हुई थी? 1913 ईस्वी में हुई थी। वर्ष 1913 ईस्वी में सोहन सिंह भाखना के नेतृत्व में पोर्टलैंड में हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना हुई। इस संस्था ने गदर नामक एक अखबार निकाला, जिसमें इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया। लाला हरदयाल इस संस्था के मनीषी पथ प्रदर्शक थे। अन्य सदस्यों में रामचंद्र बरकतुल्ला, रास बिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप और अब्दुल रहमान, मैडम भीकाजी कामा, भाई परमानंद, करतार सिंह सराभा तथा पंडित काशीराम प्रमुख थे। अगला क्वेश्चन है कि गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो ये था प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। स्वदेशी आंदोलन के निष्क्रिय होने से भारतीय राष्ट्रवाद के प्रहरी भी निष्क्रिय हो गए। वर्ष 1914 ईस्वी में अचानक छिड़े प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय राष्ट्रीयता के प्रहरियों को झकझोरा, उन्हें उद्वेलित किया। उस समय यह धारणा प्रचलित थी कि ब्रिटेन पर किसी भी तरह का संकट भारत के हित में है, उनके लिए एक मौका है। इस मौके का कई जगहों पर कई तरह से फ़ायदा उठाया गया है। उत्तरी अमेरिका में गदर क्रांतिकारियों और भारत में लोकमान्य तिलक, एनी बेसेंट व उनके स्वदेशी संगठनों ने इस मौके का लाभ उठाया। गदर क्रांतिकारियों ने सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने का प्रयास किया। अगला है गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई? तो ये हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका में। गदर पार्टी की स्थापना 21 अप्रैल 1913 को अमेरिका में किया गया। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में स्थित था। इसे अमेरिका एवं कनाडा में रह रहे भारतीयों के सहयोग से गठित किया गया। फिर अगला क्वेश्चन है किसने कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? तो ये हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। वर्ष 1906 के बाद भारतीय राजनीति में कांग्रेस के भीतर उग्रवादी दल के उदय के साथ साथ देश में क्रांतिकारी उग्रवादी दलों का आविर्भाव हुआ। 4 प्रमुख कांग्रेसी नेताओं जैसे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल एवं अरविंद घोष ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। इन नेताओं ने स्वराज प्राप्ति को अलग लक्ष्य बनाया। तिलक ने नारा दिया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। नेक्स्ट है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। यह वक्तव्य किससे संबंधित है? तो ये जो है बाल गंगाधर तिलक से। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की थी किसने? तो ये करी थी सी राजगोपालाचारी ने। बात करें सी राजगोपालाचारी की मान्यता था कि स्वराज जन सामान्य हेतु होनी चाहिए, ना कि केवल कुलीन एवं जो है अभिजाति वर्ग। नेक्स्ट है कि इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी है? तो ये CR दास ने लिखी है। मतलब इंडिया फॉर इंडियंस किताब को CR दास ने लिखा है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलनों के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक चित्तरंजन दास, जिसको CR दास के नाम से जाना जाता है, उन्होंने लिखा है। 187 है कि अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है लाला लाजपत राय। अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? लाला लाजपत राय। बात करें
बाल गंगाधर तिलक ने केसरी तथा मराठा और एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया पत्रकों का संपादन किया है। 188 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किस नेता ने 1906 ईस्वी में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की है? तो हो जाएगा डी ऑप्शन, दादा भाई नौरोजी। वर्ष 1906 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर पार्टी में विभाजन की नौबत आ गई थी, लेकिन दादा भाई नौरोजी के अध्यक्ष बनने से संभावित विभाजन फिलहाल टल गया। दादा भाई नौरोजी को लगभग सभी राष्ट्रवादी एक सच्चा देशभक्त मानते थे। राजनीतिक विचारों से दादा भाई नौरोजी, जो दादा भाई पूर्ण राजभक्त थे, वो समझते थे कि भारत में अंग्रेजी राज्य से बहुत लाभ हुआ है और वो इस साहचर्य एसोसिएशन के सदा बने रहने में अभी रुचि रखते थे। राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ही पहली बार दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की मांग की। अगला है कि निम्नलिखित में किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो यह हो जाएगा डी ऑप्शन, नवाब सलीमुल्लाह खान। अक्टूबर 1906 ईस्वी में आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिमों के शिमला प्रतिनिधि मंडल ने एक ऐसी केंद्रीय मुस्लिम सभा बनाने का विचार किया जिसका उद्देश्य मुसलमानों के हितों का संरक्षण हो। इसी विचारण के अनुरूप ढाका में संपन्न अखिल भारतीय मुस्लिम शिक्षा सम्मेलन ऑल इंडिया मॉडर्न एजुकेशन कॉन्फ्रेंस के दौरान दिसंबर 1906 ईस्वी के सम्मेलन में स्वागत समिति के अध्यक्ष तथा राजनीतिक बैठकों के संयोजक ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किया। 56 सदस्यीय अस्थायी समिति का चयन किया गया और मोहसिन उल मुल्क तथा वकार उल मुल्क को संयुक्त रूप से संगठन का सचिव नियुक्त किया गया। लखनऊ में मुस्लिम लीग का मुख्यालय बनाया गया और आगा खां इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए। जैसा कि विकल्प में दिया है उसके अकॉर्डिंग तीनों नाम के रहने या इनमें से कोई दो नाम रहने पर संस्थापक के रूप में चयन का वरीयता क्रम इस प्रकार होगा, जैसे पहले सलीमुल्लाह खान, दूसरे आगा खां और तीसरे मोहसिन उल मुल्क। प्रस्तुत प्रश्न में चूंकि प्रथम दो नाम दिए गए हैं अतः सलीमुल्लाह खान को प्रथम वरीयता देते हुए संस्थापक के रूप में चुना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1906 ईस्वी में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने क्या प्रार्थना की? तो उन्होंने कहा कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग की स्थापना हो। 1 अक्टूबर 1906 ईस्वी को आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिला। शिष्टमंडल ने प्रांतीय, केंद्रीय व स्थानीय निकायों में निर्वाचन हेतु मुसलमानों के लिए विशिष्ट स्थिति की मांग की। इस मांग के जवाब में मिंटो ने मुसलमानों को आश्वासन देते हुए कहा कि उनके राजनीतिक अधिकारों और हितों की भारत में रक्षा की जाएगी। नेक्स्ट 191 कि निम्न में किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 ईस्वी। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मिंटे मार्लो सुधार 1909 द्वारा ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था करना था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किसका योगदान होम रूल लीग के स्थापना में नहीं था? तो हो जाएगा डी ऑप्शन, टी.एस. अलकाट। टी.एस. अलकाट होम रूल लीग से नहीं बल्कि थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित थे। तिलक ने अप्रैल 1916 ईस्वी में और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 ईस्वी में होम रूल लीग आरंभ किया। एम सुब्रमण्यम अय्यर भी एनी बेसेंट की होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना से संबंधित थे। नेक्स्ट है किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन।
जो है उसमें होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में होम रूल लीग के सदस्यों के लिए अपनी ताकत दिखाने का अच्छा मौका था। तिलक के समर्थकों ने तो परंपरा ही बना दी जिस पर कांग्रेस बहुत वर्षों तक टिकी रही। इसके समर्थकों ने लखनऊ पहुंचने के लिए एक ट्रेन आरक्षित की जिसे कुछ लोगों ने कांग्रेस स्पेशल का नाम दिया, कुछ ने तो होम रूल स्पेशल कहा। अरुणडेल के लीग ने हर सदस्य से कहा कि वो लखनऊ अधिवेशन का सदस्य बनने की हर संभव कोशिश करे। अधिवेशन की समाप्ति के तुरंत बाद उसी पंडाल में दोनों होम रूल लीगों की बैठक हुई जिसमें लगभग 1000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कांग्रेस लीग समझौते की सराहना की गई। तिलक तथा एनी बेसेंट ने बैठक को संबोधित किया। नेक्स्ट है शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने जो है सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया, तो ये 1917 ईस्वी में नियुक्त किया। बात करें सैडलर आयोग शिक्षा से संबंधित था। वर्ष 1917 में सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन तथा रिपोर्ट के लिए एक आयोग नियुक्त किया। डॉक्टर M.E. सैडलर जो लीड्स विश्वविद्यालय के कुलपति थे इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए। इस आयोग का यह विचार था कि यदि विश्वविद्यालय शिक्षा का सुधार करना है तो माध्यमिक शिक्षा का सुधार आवश्यक है। इसने वर्ष 1904 के विश्वविद्यालय अधिनियम की कड़ी निंदा की और यह भी बताया कि इससे कॉलेज तथा विश्वविद्यालय शिक्षा का ठीक समन्वय नहीं हो सकता। नेक्स्ट है होम रूल आंदोलन भारत की स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन यानी कि सेल्फ गवर्नमेंट की एक ठोस योजना रखी थी। होम रूल आंदोलन भारत की स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था। आगे देखें, बात करें होम रूल आंदोलन के दोनों नेताओं तिलक एवं एनी बेसेंट की निगाह में स्वराज का अर्थ लगभग एक जैसा ही था। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्थानीय, प्रांतीय एवं केंद्रीय स्तर पर उत्तरदायी शासन एवं प्रशासन की अधिकाधिक व्यवस्था की जाए, जैसे गोरों द्वारा शासित डोमिनियन दर्जा प्राप्त अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों में थी, यथा कनाडा एवं ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट है कि बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ, तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन। कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय लिया। इसके विरोध में राष्ट्रवादियों द्वारा आंदोलन की शुरुआत 7 अगस्त 1905 ईस्वी को हुई। कलकत्ता के टाउन हॉल में कृष्ण कुमार मित्र और सुरेंद्र नाथ बनर्जी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई जहां स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का निर्णय लिया गया। 16 अक्टूबर 1905 को जब बंगाल विभाजन लागू हो गया, उस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर इसे राखी दिवस के रूप में मनाया गया। यह दिवस राष्ट्रवादियों द्वारा बंगाल की अटूट एकता को प्रदर्शित करने के लिए बनाया गया। टैगोर के शांति निकेतन के तर्ज पर बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई। बहुत कम समय में पूरे देश में अनेक राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना हो गई। अगस्त 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन हुआ। स्वदेशी आंदोलनों में आत्मनिर्भरता, आत्मशक्ति का नारा दिया। स्वावलंबन व आत्मनिर्भरता का प्रश्न राष्ट्रीय स्वाभिमान, आदर और आत्मविश्वास के साथ जुड़ा था। कांग्रेस ने भी अपने कलकत्ता अधिवेशन 1906 ईस्वी में स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन से संबंध 4 प्रस्ताव पारित किए। अतः स्पष्ट है कि बंगाल विभाजन के विरोध में राष्ट्रवादियों ने स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन जैसे आंदोलन चलाए।
वर्ष 1920 के नागपुर अधिवेशन में CR दास ने गांधी जी के असहयोग प्रस्ताव को पेश किया। नेक्स्ट है कि नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो ये थे प्यारेलाल। नोआखली काल में प्यारेलाल महात्मा गांधी के सचिव थे। उनकी बहन डॉक्टर सुशीला नैयर गांधी जी की व्यक्तिगत चिकित्सक थी। प्यारेलाल ने गांधी जी के दांडी मार्च में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो ये हो जाएगा चंपारण। बात करें दक्षिण अफ्रीका से 1915 ईस्वी में लौटने के बाद गांधी जी ने भारत में अपना प्रथम सफल सत्याग्रह बिहार के चंपारण जिले में वर्ष 1917 में किया। चंपारण के एक किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से लखनऊ में भेंट की और उनसे चंपारण आने का आग्रह किया। 19वीं सदी के आरंभ में गोरे बागान मालिकों ने चंपारण के किसानों से एक अनुबंध के आधार पर यह भी निश्चित कर लिया था कि उन्हें अपनी जमीन के 3/20वें भूभाग पर नील की खेती करना अनिवार्य है, जिसे 3 कठिया पद्धति के नाम से जाना जाता है। गोरे बागान मालिकों ने किसान की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें अनुबंध से मुक्त करने के लिए लागान दी। किसानों के इसी उत्पीड़न के विरोध में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो ये हो जाएगा श्यामदलास कॉलेज जो कि भावनगर में है, वहाँ से गांधी जी ने पढ़ाई की थी। महात्मा गांधी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख नेता थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में संपन्न हुई। इन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा राजकोट स्थित अल्फ्रेड हाई स्कूल से प्राप्त की थी। इसके उपरांत उन्होंने भावनगर स्थित श्यामदास आर्ट कॉलेज में अपना नामांकन करवाया। इसके उपरांत उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से विधि की पढ़ाई पूरी की। अगला है, निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? तो ये हो जाएगा चंपारण। बात करें चंपारण आंदोलन 1917 भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? तो ये हो जाएगा राजकुमार शुक्ल ने जो है यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया। बात करें आचार्य जो शुक्ल थे, कौन? राजकुमार शुक्ल जो थे, इन्होंने वर्ष 1916 में लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन के दौरान गांधी जी से भेंट की और उन्हें चंपारण के किसानों के शोषण की कहानी सुनाई एवं गांधी जी को चंपारण आने के लिए आमंत्रित किया। अगला क्वेश्चन है कि 202 नंबर का क्वेश्चन है कि गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? तो ये मैंने बता दिया, राजकुमार शुक्ल। नेक्स्ट है, चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? तो ये हो जाएगा राजकुमार शुक्ल। गांधी जी द्वारा भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ से प्रारंभ किया गया? तो ये चंपारण से। अगर उपयुक्त घटनाओं में से बिहार में हुआ चंपारण सत्याग्रह भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह यानी कि सर्वप्रथम घटना है। 19वीं सदी के आरंभ में गोरे बागान मालिकों ने चंपारण के किसानों से एक अनुबंध के आधार पर यह भी निश्चित करा लिया था कि उन्हें अपनी जमीन के 3/20वें भूभाग में नील की खेती करना अनिवार्य है, जिसे 3 कठिया पद्धति के नाम से जाना जाता है। राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर वर्ष 1917 में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की थी। गांधी जी चंपारण आंदोलन के राष्ट्रीय नेता थे। अगला है, बिहार के कौन से
स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? तो ये किया था चंपारण में। अगला है चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो ये महात्मा गांधी जी थे। नेक्स्ट है प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है, इसकी रचना किसने की थी? तो ये दीनबंधु मित्र ने की थी। किसकी? नील दर्पण, जिसमें जो है किसानों के दमन का चित्रण किया गया है। बात करें 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में नील विद्रोह यानी कि 1859 से 60 में हुआ। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 ईस्वी में, संथाल विद्रोह 1855 से 56 में तथा पाबना उपद्रव जो था वो 1873 से 76 में हुआ। नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के नादिया जिले के गोविंदपुर गांव से हुई। एक नील उत्पादक के दो भूतपूर्व कर्मचारियों दिगंबर विश्वास तथा विष्णु विश्वास के नेतृत्व में वहां के किसान एकजुट हुए तथा उन्होंने नील की खेती बंद कर दी। ये नील आंदोलन के इतिहास में पहले अपनी मांगों को लेकर किए गए आंदोलनों में सर्वाधिक व्यापक और जुझारू विद्रोह था। बंगाल का नील विद्रोह शोषण के विरुद्ध किसानों की सीधी लड़ाई थी। बंगाल के वे काश्तकार जो अपने खेतों में चावल की खेती करना चाहते थे, उन्हें यूरोपीय नील बागान मालिक नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे। नील की खेती से इनकार करने वाले किसानों को नील बागान मालिकों के दमन चक्र का सामना करना पड़ता था। सितंबर 1859 में उत्पीड़ित किसानों ने अपने खेतों में नील न उगाने का निर्णय लेकर बागान मालिकों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। 1860 तक नील आंदोलन नादिया, पाबना, खुलना, ढाका, मालदा, दिनाजपुर आदि क्षेत्रों में फैल गया। किसानों की एकजुटता के कारण बंगाल में 1860 तक सभी नील कारखाने बंद हो गए। बंगाल के बुद्धिजीवी वर्ग ने अखबारों में अपने लेखों द्वारा तथा जनसभाओं के माध्यम से इस विद्रोह के प्रति अपने समर्थन को व्यक्त किया। इसमें हिंदू पैट्रियार्ट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी की विशेष भूमिका रही। नील बागान मालिकों के अत्याचारों का खुला चित्रण दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया। अगला है निम्नलिखित में किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? तो ये वायकोम सत्याग्रह में जो है गांधी जी ने जो है भाग नहीं लिया था। वायकोम के मंदिर प्रवेश सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया, जबकि खेड़ा सत्याग्रह, राजकोट सत्याग्रह तक असहयोग आंदोलन का नेतृत्व स्वयं गांधी जी ने किया था। नेक्स्ट है स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे। तो ये थे रेवरंड चार्ली एंड्रूज, चार्ल्स एंड्रूज, दीनबंधु एंड्रूज, सेंट स्टीफेन कॉलेज दिल्ली में प्राध्यापक थे। भारतीयों से इनका गहरा लगाव था और हर तरह से भारतीय बनना चाहते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले तथा महात्मा गांधी से इनके घनिष्ठ संबंध थे। ये दक्षिण अफ्रीका के फीनिक्स आश्रम में गांधी जी के साथ रहते थे। गांधी जी ने गरीबों के प्रति इनकी निरंतर चिंता को देखते हुए उन्हें दीनबंधु की उपाधि से सम्मानित किया था। एंड्रूज 1925 और 1927 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष भी रहे। गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए वो गांधी जी के साथ लंदन चले गए। अगला है अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है, तो ये जाएगा गरीबों में सबसे गरीब की सहायता। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना है। इस कार्यक्रम का विचार सर्वप्रथम महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस संदर्भ में गांधी जी जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट से प्रभावित थे। अगला है 1917 से 18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? तो ये लिया था औद्योगिक कर्मी ने। चंपारण की सफलता के बाद गांधी जी का अगला प्रयोग वर्ष 1918 में अहमदाबाद की एक कॉटन टेक्सटाइल मिल में
मिल मालिक और मजदूरों के बीच बोनस बढ़ाने को लेकर चल रहे विवाद में हस्तक्षेप करना था। यह विवाद ब्लैक बोनस को लेकर था। ब्लैक का प्रकोप खत्म होने के बाद मालिक इसे समाप्त करना चाहते थे, जबकि मजदूर इसे बरकरार रखने की मांग कर रहे थे। उत्पादन लागत, मुनाफा और मजदूरों के जीवन निर्वाह खर्च का गहराई से अध्ययन करने के बाद गांधी जी ने घोषणा की मजदूरों को 35% बोनस मिलना चाहिए। मिल मालिकों द्वारा गठित ट्रिब्यूनल ने इनकी बात मान ली। अगला है, कह रहा है निम्न उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AICC के खजांची रहे तथा सन 1930 में जेल भी गए। तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा, जमनालाल बजाज। सेठ जमनालाल बजाज गांधी जी के निकट सहयोगी में से थे। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोषाध्यक्ष थे। वो वर्ष 1930 में जेल गए। वो ब्रिटिश सरकार द्वारा राय बहादुर की पदवी त्याग कर वर्ष 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया? तो ये चंपारण किसान आंदोलन में भाग लिया। फिर है, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो ये तिनकटिया पद्धति से जुड़ा हुआ था। बात करें गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 में हुआ, तिनकटिया से जुड़ा हुआ था। 19वीं सदी के आरंभ में चंपारण में गोरे बागान मालिकों ने किसानों से एक अनुबंध करा लिया था, जिसके तहत किसानों को अपनी जमीन के 3/20वें हिस्से में नील की खेती करना अनिवार्य था। इसे तिनकटिया पद्धति कहते थे। नेक्स्ट है, बिहार में तिनकटिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? तो बिहार में तिनकटिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का जो है 3/20 भाग अमानत रखा जाता था। नेक्स्ट है कि चंपारण आंदोलन में कौन संबंधित नहीं था? तो ये नहीं संबंधित थे, बाकी सभी संबंधित थे। राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी और अनुग्रह नारायण सिन्हा। चंपारण आंदोलन 1917 में गांधी जी का साथ राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, JB कृपलानी, महादेव देसाई, नरहरि पारेख तथा बुद्धिजीवियों ने दिया था। जयप्रकाश नारायण चंपारण आंदोलनों से नहीं बल्कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी से संबंधित थे। अगला है, सन 1917 ईस्वी के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा, राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया का संबंध चंपारण आंदोलन से नहीं था। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये स्वामी सहजानंद ने की थी। क्या? अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता स्वामी सहजानंद ने की थी। 1936 ईस्वी में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसका नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। बिहार प्रांतीय किसान सभा के लड़ाकू संस्थापक स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश किसान आंदोलन के अगुआ तथा कृषि क्षेत्र की समस्याओं के विद्वान NG रंगा महासचिव चुने गए। फैजपुर में कांग्रेस सत्र के साथ अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का भी दूसरा सत्र, जिसकी अध्यक्षता NG रंगा ने की थी। नेक्स्ट है, बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो ये सन 1920 ईस्वी में हुई। MN जोशी, जोसेफ बैप्टिस्टा तथा लाला लाजपत राय के प्रयासों से अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस या अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना बम्बई में 31 अक्टूबर 1920 को हुई। लाला लाजपत राय इसके प्रथम अध्यक्ष और दीवान जो है चमन लाल प्रथम महासचिव थे। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो ये था MN राय। बात करें कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना मार्च 1919 ईस्वी में व्लादिमीर लेनिन तथा रूसी पार्टी
क्या है, बोल्शेविक द्वारा की गई थी। एम.एन. राय लेनिन के निमंत्रण पर मॉस्को गए तथा कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बने। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। नेक्स्ट है, भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम से हुआ? तो ये हुआ था भारत सरकार अधिनियम 1919। मतलब भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन जो है भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधिनियम से हुआ। बात करें कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारत सचिव के कार्यभार को कम करने के लिए एक भारतीय उच्चायुक्त की नियुक्ति की गई। इसका कार्य भारत सरकार के लिए शस्त्र, अस्त्र और अन्य सामान खरीदना, ठेका देना, व्यापारिक हितों को देखना और इंग्लैंड में पढ़ने वाले भारतीय विद्यार्थियों की देखभाल करना इत्यादि कर्तव्य थे। उच्चायुक्त और उसके सहायकों के वेतन का व्यय भारत के साधनों से होना था। नेक्स्ट है, रौलेट एक्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था। तो इसका क्या हो जाएगा, रौलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य क्या था, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। मार्च 1919 में केंद्रीय विधान परिषद से पास हुआ विधेयक रौलेट एक्ट के नाम से जाना गया। इसके अनुसार अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। इस कानून को व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित किया गया था। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा रौलेट सत्याग्रह जो है के संबंध में जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था। बात करें अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम रौलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह था। रौलेट एक्ट मार्च 1919 में लागू किया गया तथा जिसके विरुद्ध गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल का आयोजन कराया गया। जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को शांतिपूर्ण जनसभा में लेफ्टिनेंट जनरल डायर ने नृशंस नरसंहार कराया था। रौलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था कब? सन 1919 ईस्वी में। भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए सरकार ने 1917 में न्यायाधीश सिडनी रौलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जिसका उद्देश्य आतंकवाद को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना। मतलब भारतीय के जो क्रांतिकारी थे उनको आतंकवादी यहाँ पे बोला है। किसने बोला है? अंग्रेजों ने। ठीक है, कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना था। इसके सुझाव पर मार्च 1919 में पारित विधेयक रौलेट एक्ट के नाम से जाना गया। रौलेट अधिनियम के द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। इसलिए इस कानून को बिना वकील, बिना बेल और बिना दलील कानून कहा गया। अगला है जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, किचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए। बात करें रौलेट एक्ट के बढ़ते विरोध को देखते हुए सरकार ने गांधी जी तथा कुछ अन्य नेताओं के पंजाब के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था। इससे वहां की जनता का आक्रोश बढ़ गया। यह आक्रोश तब तक और बढ़ गया जब पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल एवं डॉक्टर किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरफ्तारी और रौलेट एक्ट का विरोध करने के लिए लोगों ने अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक विशाल सभा का आयोजन किया। इस बाग में 13 अप्रैल 1919 को शांतिपूर्ण जनसभा में जनरल डायर ने नृशंस नरसंहार करवाया था। नेक्स्ट है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण त्याग दी थी? तो ये हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ही नाइटहुड जो उपाधि थी वो रविन्द्रनाथ ने जो है क्या करा था, त्याग दी थी। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार की हृदय विदारक घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि लौटा दी।
टैगोर ने कहा कि समय आ गया है जब सम्मान के तमगे अपमान के वेतु के संदर्भ में हमारे कलंक को सुस्पष्ट कर देते हैं। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं सभी विशेष उपाधियों से रहित होकर अपने देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूँ। नेक्स्ट है, लंदन में 13 अप्रैल 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोली से मारा गया। तो ये ऊधम सिंह ने मारा था लंदन में 13 मार्च 1940 ईस्वी को। मार्च 1940 में पंजाब के क्रांतिकारी नेता ऊधम सिंह ने जलियांवाला बाग के नरसंहार का बदला लेने के लिए इस हत्याकांड के समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे सर माइकल फ्रांसिस ओ डायर की क्या है इन्होंने मारा था। देखो, हत्याकांड के समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे सर माइकल फ्रांसिस ओ डायर की लंदन में हत्या कर दी गई, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार कर मृत्यु दंड दे दिया गया। नेक्स्ट है, 1919 वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है। तो यह है जलियांवाला बाग हत्याकांड। वर्ष 1919 भारतीय इतिहास में जलियांवाला बाग त्रासदी से संबंधित है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में निहत्थी भीड़ पर हत्यारे डायर ने गोली चलवाकर हजारों लोगों को नृशंस हत्या करवाई थी। अमृतसर के जलियांवाला बाग में भीड़ का दमन हुआ। तो ये 13 अप्रैल 1919। अगला है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को निम्न में से किसने मार डाला। तो ये ऊधम सिंह ने मार डाला था। मार्च 1940 में पंजाब के क्रांतिकारी नेता ऊधम सिंह ने जलियांवाला बाग के नरसंहार का बदला लेने के लिए इस हत्याकांड के समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे सर माइकल फ्रांसिस ओ डायर की लंदन में हत्या कर दी गई थी, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार कर मृत्यु दंड दे दिया गया। अगला है, किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा। तो ये हो जाएगा महात्मा गांधी जी ने। जो है बात करें 23 से 24 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष 24 नवंबर को गांधी जी थे। दिसंबर 1919 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में खिलाफत आंदोलन को और अधिक बढ़ावा मिला। अब कांग्रेस ने बड़ी सावधानी से धार्मिक मामलों से स्वयं को पृथक रखा, किंतु खिलाफत आंदोलन शुरू होने के बाद गांधी जी ने यह अनुभव किया कि हिंदू मुस्लिम को एकजुट करने का यह स्वर्णिम अवसर है जो आगे 100 वर्षों में प्राप्त नहीं हो सकता। नेक्स्ट है, 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वो किस शहर में हुआ था। तो ये हो जाएगा इलाहाबाद। गांधी जी ने 1920 में खिलाफत कमेटी को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ असहयोग आंदोलन छेड़ने की सलाह दी। 9 जून 1920 को खिलाफत कमेटी ने इलाहाबाद में इस सलाह को स्वीकार किया और गांधी जी को आंदोलन का नेतृत्व करने का अधिकार सौंपा। सितंबर 1920 में कलकत्ता में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में हुए कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। नेक्स्ट है, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। गांधी जी के असहयोग आंदोलन के फलस्वरूप लोगों के शराब से परहेज करने के चलते सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। अतः बिहार एवं उड़ीसा की सरकार ने शराब को स्वास्थ्य के लिए हितकर प्रभावों को प्रचारित एवं प्रसारित करने के लिए ऐसे महान प्रसिद्ध लोगों की एक सूची जारी की जो शराब का सेवन करते थे। इस सूची में सिकंदर, जूलियस सीजर, नेपोलियन, शेक्सपियर आदि शामिल थे। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया। तो ये क्योंकि गांधी जी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। अंग्रेज़ों द्वारा तुर्की
साम्राज्य का विभाजन करने के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ। दिल्ली में 24 नवंबर 1919 को होने वाले खिलाफत कमेटी के सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी को प्रदान की गई। दिसंबर 1919 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में खिलाफत आंदोलन को और अधिक बढ़ावा मिला। गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता के एक ऐसे स्वर्णिम अवसर के रूप में देखा जो आगे 100 वर्षों में भी नहीं प्राप्त हो सकता। तदनुसार उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करने के लिए खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया, तो ये हो जाएगा 1920 ईस्वी। बात करें वर्ष 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में पास हुए असहयोग संबंधी प्रस्ताव की दिसंबर 1920 में नागपुर में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में पुष्टि कर दी थी। फलस्वरूप 1 अगस्त 1920 को गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। नेक्स्ट है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया, तो ये 1920 में प्रारंभ किया। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया गया। पश्चिमी भारत, बंगाल तथा उत्तरी भारत में असहयोग आंदोलन को अभूतपूर्व सफलता मिली। सफलता आंदोलन के दौरान ही मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू तथा राजेंद्र प्रसाद न्यायालय का बहिष्कार कर आंदोलन में कूद पड़े। अगला है किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे, तो यह हो जाएगा छपरा। राहुल सांकृत्यायन 1893 से लेकर 1893 से 1963 ईस्वी तक मतलब राहुल सांकृत्यायन ने अपनी शिक्षा बनारस से पूर्ण की। वो वर्ष 1912 में साधु बन गए और अपना नाम बाबा रामोदर दास रख लिया। उन्होंने वर्ष 1921 में असहयोग आंदोलन में भाग लिया। इन्हें 6 महीने की जेल भी हुई। यह असहयोग आंदोलन के समय छपरा में सक्रिय थे। वर्ष 1922 में छपरा DCC के अध्यक्ष चुने गए। अगला है वर्ष 239 क्वेश्चन है। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का अपनी हिमालय जैसी भूल बताई, तो यह हो जाएगा ए चौरी चौरा। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास एक कस्बा है जहां 4 फरवरी 1922 को आंदोलनकारियों की भीड़ ने ब्रिटिश शासन की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी, जिससे 23 पुलिस कर्मचारी जिंदा जलकर मर गए। गांधी जी ने इस घटना की निंदा की तथा असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। गांधी जी ने इस घटना को हिमालय जैसी भूल की संज्ञा दी। अगला है असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे, तो ये हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। बिहार के सारण के सिताब दियारा में जन्मे स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण ने असहयोग आंदोलन के दौरान पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उनकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे। इसके पश्चात उन्होंने कांग्रेस द्वारा संचालित बिहार विद्यापीठ में प्रवेश लिया। नेक्स्ट है 1921 के मोपला आंदोलन की जो शाखा थी, तो कौन सी शाखा थी? खिलाफत आंदोलन की। 1921 के मोपला आंदोलन की जो शाखा थी वो खिलाफत आंदोलन की। केरल प्रांत के मालाबार जिले के मोपला काश्तकारों के आंदोलन मुख्यतः लगान व बेदखली को लेकर थे। जमींदार जब चाहते उन्हें भूमि से बेदखल कर देते और जब चाहते मनमाना लगान वसूलते। खिलाफत आंदोलन भी अपनी जड़ें जमाता जा रहा था। हालात ये हो गए कि खिलाफत आंदोलन एवं काश्तकारों की बैठक में फ़र्क करना मुश्किल हो गया। इस तरह दोनों आंदोलन एक दूसरे में समा गए। नेक्स्ट है 1920 से 22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी जी को अंग्रेज़ों को हराने का तरीका पता था। गांधी जी ने वर्ष 1918 ईस्वी में गुजरात के अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल का सफल नेतृत्व किया और वर्ष 1920 में उनके द्वारा ब्रिटिश सरकार के साथ अहिंसक असहयोग में न सिर्फ वस्तुओं बल्कि भारत में अंग्रेज़ों द्वारा संचालित या उनकी मदद से चल रहे
संस्थानों जैसे विधायिका, न्यायालय, कार्यालय या स्कूल का बहिष्कार भी शामिल था। इस कार्यक्रम ने देश में जोश फूंक दिया और विदेशी शासन का फंदा काट दिया। गांधी जी ने हिंदुओं और मुसलमानों को भी एक साथ मंच पर ला दिया। गांधी जी का एक महामानव के रूप में उदय उनके कृत्यों के फलस्वरूप अंग्रेजी शासकों में भय उत्पन्न होने के कारण बिहार के लोगों में विश्वास उत्पन्न हुआ कि हमारी जीत होगी, क्योंकि गांधी जी को अंग्रेजों को हराने का तरीका मालूम था। गांधी जी ने रचनात्मक कार्यों के जरिए अन्य भारतीय नेताओं के मुकाबले गाँव में निवास करने वाले देश की 90% जनता के बहुत अधिक निकट आ गए। इस प्रकार गांव में रहने वाली करोड़ों की आबादी में जागृति पैदा कर दी गई और स्वराज की मांग को मध्यवर्गीय आंदोलन के स्तर से उठाकर देशव्यापी अदम्य जन आंदोलन का रूप दे दिया गया। फिर अगला है साराबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? तो यह जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। गुजरात के सूरत जिले में स्थित बारडोली वर्ष 1928 के बाद राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया था। बारडोली के मेड़ता बंधुओं कल्याण जी और कुंवर जी तथा दयाल जी देसाई ने किसानों के समर्थन में वर्ष 1928 से आंदोलन चलाया। बाद में इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। पटेल के नेतृत्व में ही वर्ष 1928 में कोई कर नहीं मतलब सारा बंदी आंदोलन चलाया गया। ज्ञातव्य की कर न अदायगी का आंदोलन गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान वर्ष 1922 में बारडोली से चलाने का विचार बनाया था, लेकिन चौरी चौरा की घटना के कारण यह योजना स्थगित कर दी गई। बिहार लोक सेवा आयोग ने त्रुटिवश साराबंदी आंदोलन मतलब कर न अदायगी की तिथि वर्ष 1928 के स्थान पर 1922 लिखा है, जो गलत है। अगला क्वेश्चन है 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ? तो ये हुआ था केरल में। मोपला विद्रोह केरल के मालाबार क्षेत्र में वर्ष 1921 ईस्वी में हुआ। यहाँ पर काश्तकार अधिकतर बटाईदार मुसलमान थे तथा जमींदार अधिकतर हिंदू थे। आंदोलन जमींदारों के शोषण के खिलाफ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया? तो ये हो जाएगा चौरी चौरा कांड। 4 फरवरी 1922 को हुए चौरी चौरा कांड से क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। 12 फरवरी 1922 को बारडोली में हुई कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। आंदोलन समाप्त करने के अपने निर्णय के बारे में गांधी जी ने यंग इंडिया में लिखा है कि आंदोलन हिंसक से बचाने के लिए मैं हर एक अपमान, हर एक यंत्रणा, पूर्ण बहिष्कार, यहाँ तक कि मौत भी सहने को तैयार हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम। तो इसमें से फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो, पहला चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड, फिर सेकंड उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना को जलाना, फिर थर्ड गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन और फोर्थ है गांधी जी की गिरफ्तारी। इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। बात करें 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में कांग्रेस और खिलाफत का एक जुलूस निकला। कुछ पुलिस वालों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। परिणाम स्वरूप जुलूस में शामिल एक जत्थे ने पुलिस पर हमला बोल दिया। पुलिस ने गोली चलाई, फलता भीड़ उत्तेजित हो गई और पुलिस पर हमला बोल दिया। सिपाही भागकर थाने में घुसे तो भीड़ ने थाने में आग लगा दी। इस घटना की खबर मिलते ही गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया और 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। आंदोलन की समाप्ति के बाद गांधी जी की स्थिति थोड़ी कमज़ोर हो गई थी। सरकार ने इस स्थिति का फ़ायदा उठाकर 10 मार्च 1922 को उन्हें गिरफ्तार कर 6 वर्ष की सज़ा दे दी। इस प्रकार जो है ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया? तो बिहार उड़ीसा। लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में जो है बिहार उड़ीसा के गवर्नर पद से त्यागपत्र दे दिया। बात करें सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा का जन्म 24 मार्च 1863 ईस्वी को बंगाल के बीरभूम के रायपुर में हुआ था। वह वर्ष 1908 में बंगाल के
एडवोकेट जनरल नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय थे। वे ऐसे पहले भारतीय थे जिन्हें वायसराय की काउंसिल में कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। वर्ष 1920 में बिहार और उड़ीसा के गवर्नर नियुक्त हुए, जो प्रशासन में उच्च पद प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे। स्वास्थ्य कारणों से इन्होंने वर्ष 1921 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। 4 मार्च 1928 को इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। जो है 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी जो कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण क्या था, तो गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। 1922 के बाद असहयोग आंदोलन के स्थगन और देश में किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों के अभाव से बहुत से क्षमतावान राष्ट्रवादी युवाओं का मोह भंग हो गया। वे युवा गांधी जी के नेतृत्व और अहिंसात्मक संघर्ष की राजनीति से भी असंतुष्ट थे। वे रूस, चीन, आयरलैंड, तुर्की, मिस्र आदि में कहीं भी होने वाले क्रांतिकारी आंदोलन और विद्रोह से अनुप्राणित होकर हिंसात्मक माध्यम से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए प्रयासरत थे। इस कारण यह काल भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का काल माना जाता है। नेक्स्ट है स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई, तो ये हो जाएगा असहयोग आंदोलन। मतलब स्वराज दल की स्थापना असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुई थी। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी, जिसे कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी कहते हैं, उसका गठन जनवरी 1923 ईस्वी में CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किया। CR दास इसके अध्यक्ष तथा मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। स्वराज पार्टी ने अपने को कांग्रेस के अभिन्न हिस्से के रूप में प्रचारित किया, साथ ही अहिंसा और असहयोग के प्रति अपनी वचनबद्धता को दोहराया। नेक्स्ट है स्वराज दल की स्थापना किसने की, तो ये चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया, तो ये CR दास तथा मोतीलाल नेहरू ने किया था। अगला है स्वराज पार्टी का गठन जो है असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुआ था। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी यानी कि कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन CR दास तथा मोतीलाल नेहरू ने किया था। CR दास इसके अध्यक्ष तथा मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। स्वराज पार्टी ने अपने को कांग्रेस के अभिन्न हिस्से के रूप में प्रचारित किया, साथ ही अहिंसा और असहयोग के प्रति अपनी वचनबद्धता दोहराया। नेक्स्ट है 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे चित्तरंजन दास। बात करें वर्ष 1922 ईस्वी में जेल से छूटने के बाद चित्तरंजन दास को गया में कांग्रेस सम्मेलन का निर्वाचित अध्यक्ष घोषित किया गया। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद देशबंधु ने सभा प्रवेश कार्यक्रम के जरिए जैसे सभाओं के भीतर से असहयोग भारतीय राजनीति को नया आयाम देने का प्रयास किया गया, परंतु राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, NG रंगा, आयंगर तथा आदि नेताओं ने परिषद में प्रवेश करने की नीति का विरोध किया। इस अधिवेशन में काउंसिल में प्रवेश न लेने का प्रस्ताव पारित हुआ। फलस्वरूप चित्तरंजन दास ने त्यागपत्र दे दिया। इसके उपरांत उन्होंने कांग्रेस के भीतर से स्वराज पार्टी की स्थापना की। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 ईस्वी में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो ये हो जाएगा चित्तरंजन दास। नेक्स्ट है अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है। ये किसने कहा था, तो सी ऑप्शन हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। बात करें साइमन कमीशन पहली बार भारत आया तो कब आया था, ये आया था 1928 ईस्वी में। वर्ष 1919 के एक्ट में 10 वर्ष पर इसकी समीक्षा हेतु एक संवैधानिक आयोग के गठन का प्रावधान था। आयोग को यह देखना था कि यह अधिनियम व्यवहार में कहाँ तक सफल रहा तथा उत्तरदायी शासन की दिशा में कहाँ तक प्रगति करने की स्थिति में है, किंतु ब्रिटेन की कंजर्वेटिव सरकार ने इसकी समीक्षा हेतु 2 वर्ष पूर्व ही
1927 ईस्वी में साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित इस कमीशन में कुल 7 मेंबर थे, मतलब सदस्य थे। चूंकि इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए कांग्रेसियों ने इसे श्वेत कमीशन कहकर विरोध किया। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को बम्बई पहुंचा था। नेक्स्ट है नेहरू रिपोर्ट। मोतीलाल नेहरू भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया और इसका विषय क्या था? तो देखो, नेहरू रिपोर्ट जो है ये जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया और इसका विषय था भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। नेक्स्ट बात करें, साइमन आयोग को नियुक्त करने वाले अनुदारपंथी राज्य सचिव लॉर्ड विरकेनहेड के अनुसार भारतीय लोग संवैधानिक सुधार के लिए ठोस प्रस्ताव बनाने में असमर्थ थे। उन्होंने कहा कि भारतीय ऐसा संविधान बनाने में असमर्थ हैं जिसको सभी भारतीयों का व्यापक राजनीतिक समर्थन प्राप्त हो। इस चुनौती को भारतीय द्वारा स्वीकार किया गया और एक योजना को अंतिम रूप देने के लिए फरवरी, मई और अगस्त 1928 में सर्वदलीय अधिवेशन आयोजित किए गए। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय समिति ने अगस्त 1928 ईस्वी में प्रस्तावित संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया। इसको मोतीलाल नेहरू के नाम पर जो है नेहरू रिपोर्ट नाम से बाद में जाना गया। मोतीलाल नेहरू ही इस रिपोर्ट के लेखक थे। इसमें सांप्रदायिक आधार पर अलग निर्वाचन मंडल की मांग को अस्वीकार किया गया। इस रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेट की मांग की गई। इसके अतिरिक्त अन्य सिफारिश की गई, जैसे सब वयस्क के लिए मताधिकार, महिलाओं के लिए समान अधिकार, यूनियन मतलब संगठन बनाने की स्वतंत्रता और धर्म का हर प्रकार से राज्य से पृथक्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया वर्ष, तो ये हो जाएगा 1929 ईस्वी। बात करें कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ब्रिटिश सरकार को यह अल्टीमेटम दिया गया कि वह वर्ष के अंत में नेहरू रिपोर्ट स्वीकार कर ले या कांग्रेस द्वारा प्रारंभ किए जाने वाले जन आंदोलन का सामना करे। निर्धारित समय सीमा में सरकार द्वारा कोई निश्चित उत्तर न मिलने की स्थिति में दिसंबर 1929 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया। जैसे ही 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात्रि का घंटा बजा, कांग्रेस अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का झंडा फहराया। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 2 जनवरी 1930 को अपनी बैठक में यह निर्णय किया गया कि 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा तथा 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सन 1929 ईस्वी में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो ये जवाहरलाल नेहरू थे। बात करें अगला क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया? तो ये 26/1/1930 ईस्वी को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया। बात करें 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया? तो ये किसने उठाया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है, समाजवाद का समर्थक कौन था? 1933 ईस्वी में ब्रिटिश शासन देसी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था, तो ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू समाजवाद के समर्थक थे। नेहरू वर्ष 1933 ईस्वी में ब्रिटिश शासन देसी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहते थे। नेहरू का समाजवाद सोवियत संघ के समाजवाद से प्रभावित था। उन्होंने नवंबर 1927 में सोवियत संघ की यात्रा की थी। नेक्स्ट है, किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया? तो ये हो जाएगा मौलाना हजरत मोहानी ने। वर्ष 1921 के अहमदाबाद में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता हकीम अजमल खां ने की थी। इस अधिवेशन में सर्वप्रथम मौलाना हजरत मोहानी ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाई थी, किंतु महात्मा गांधी इस मांग के पक्ष में नहीं थे। नेक्स्ट है, दांडी यात्रा की गई थी, तो कब की गई थी? ये की गई थी 1930 ईस्वी में।
बात करें महात्मा गांधी ने जो है 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह शुरू किया। उन्होंने साबरमती आश्रम से 30 क्या हो जाएगा, देखो महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह शुरू किया। उन्होंने साबरमती आश्रम से 80 क्या हो जाएगा 80 चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया। 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया। नमक कानून तोड़कर औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में फैल गया। तमिलनाडु में गांधीवादी नेता सी राजगोपालाचारी ने चिरुचेनगोल आश्रम से त्रिचुरापल्ली के वेदारण्य तक नमक यात्रा की। तो आज के लिए इतना ही, आगे कल पढ़ाएंगे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्त और भाई बहनों को जो है भेजिए, मतलब शेयर करिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।